नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। बात करूंगा आज 23 दिसंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं उनको एक एक करके देख लीजिएगा कि अभी हाल ही में जापान ने अपना सैन्य खर्च बढ़ा दिया है, इसके बारे में देखेंगे कारण क्या है। और दूसरा प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ रिसेंटली भी चर्चा में रही और साथ ही साथ पर्यटन को उद्योग का दर्जा राज्यों द्वारा दिया गया, तो वो कौन कौन राज्य जिन्होंने अभी दरिया दिया हुआ है। और ट्विटर के सीईओ ने, या ट्विटर के सीईओ वर्तमान में एलन मस्क हैं, एलन मस्क ने अपने पद से हटने का निर्णय लिया है। हवाई की अंतिम राजकुमारी का मृत्यु हो गई है या की मृत्यु हो गई है, क्या उनसे जुड़े हुए फैक्ट हैं। और इसके अलावा भी कुछ और प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जिसके आज के बारे में देखेंगे, आज के सेशन में इन्हें हम समझेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, जापान ने सैन्य बल के खर्च के लिए अभी हाल ही में अनाउंस किया हुआ है कि मैं $320 बिलियन राशि अलॉट या उसके लिए जारी करूंगा। अब देखिए $320 बिलियन जो राशि जारी करी जाएगी वो अगले 5 सालों को ध्यान में जारी करके रखी जाएगी कि अगले 5 सालों के भीतर सेना के ऊपर $320 बिलियन खर्च किए जाएंगे। अगर मैं जब बात करता हूँ सैन्य खर्च के विषय में, तो दुनिया में सैन्य खर्च के विषय में नंबर 1 पर आपका आता है आपका अमेरिका। तो यूएसए जो आपका आता है वो नंबर 1 पर आता है सैन्य खर्च के मामले में, और नंबर 2 पर आपका आता है चाइना, और चाइना के बाद ठीक नंबर 3 पर आपका आता है यही जापान आपका। तो जापान दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर आता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दुनिया में हथियारों के एक्सपोर्ट के बारे में, तब भी आप ध्यान रखना कि शीर्ष हथियार निर्याता देश जो आपका कौन है, शीर्ष हथियार निर्यातक देश भी आपका कौन सा है, तब भी आपका उत्तर यही आता है, दुनिया का शीर्ष हथियार निर्यातक देश कौन है, अमेरिका है। लेकिन अगर जैसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि आयातक कौन है, दुनिया का शीर्ष आयातक देश कौन है जो हथियारों का आयात करता है, तो आयातक में सबसे नंबर 1 पर आता है आपका सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरब दुनिया का वो देश है जो हथियारों का सबसे ज़्यादा खरीद करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत की, तो इस सूची में भारत का जो स्थान है वो भारत का स्थान आता है आपका दूसरे स्थान पर आपका भारत है हथियारों की खरीद के मामले में। खैर, ये तो बात हो गई हथियारों की। अब एक प्रश्न मन में संशय ये उपज रहा होगा कि जापान ने सैन्य खर्च के लिए इतनी बड़ी राशि क्यों अलॉट की हुई है। तो ध्यान रखना कि जापान ने अपने जो मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाई हुई है वो क्यों बढ़ाई है, उसके कारण क्या क्या हैं उनके बारे में देख लीजिएगा फटाफट। तो अभी कुछ दिनों से हालिया में जापान और चीन के मध्य में विवाद या सरगर्मी थोड़ी सी तेज हो गई है। क्या वो कारण रहे उनको भी समझेंगे। एक तो कारण ये रहा चाइना के कारण, और दूसरा कारण अभी दुनिया में एक कारण और दिखाई दिया, यूक्रेन और रशिया के वार के कारण। तो यूक्रेन वार के चलते दुनिया एक सचेत अवस्था में है कि अपने सैन्य खर्च के रूप में वृद्धि दुनिया भर के अलग अलग देश कर रहे हैं कि कहीं ऐसी स्थितियां दोबारा भी ना दुनिया में बने। तो एक रशिया के और यूक्रेन युद्ध के कारण, और दूसरा चीन के कारण जापान ने अभी क्या किया हुआ है, अपना सैन्य खर्च बढ़ा दिया है। लेकिन दूसरे एक परिदृश्य ये भी है कि जापान और चीन के बीच में एक द्वीप विवाद है, उस द्वीप का विवाद का नाम है सेनकाकू द्वीप। क्यों कारण है, चीन जो है ये आपका चीन सागर के भीतर या उत्तरी चीन सागर के भीतर दबदबा ज़्यादा बढ़ाता है और अपना जो दावा मानता है वो कुछ इस हिस्से में मानता है जो आपको ये पिंक कलर की, हल्की पिंक कलर की जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इस प्रकार की। इस लाइन में चीन कहता है ये हमारा क्षेत्र है। शेष उसके विपरीत जापान ये कहता है कि जापान जो रेड आपको लाल रंग की दिखाई दे रही है लाइन, ये आपको जापान कहता है कि हमारा समुद्री क्षेत्र है। तो जो सेनकाकू द्वीप है दोनों के बीच में आता है। इसलिए दिक्कत इस बात की है कि सेनकाकू द्वीप के ऊपर ऑलरेडी बहुत बार विवाद हो चुका है। चीन और जापान अपना अपना आधिपत्य जमाते हैं इसके ऊपर। तो सेनकाकू द्वीप जो है आपका वो प्रशांत महासागर के भीतर उत्तरी चीन सागर में स्थित है। ये आपका जो भाग दिखाई दे रहा हो ये जापान का दिखाई दे रहा हो, इसके बारे में आपको जरूरी है ध्यान रखें। कहीं ना कहीं ये तमाम बातें हैं जो जापान को सचेत करने के लिए भविष्य में, इसीलिए अपना सैन्य खर्च जापान ने बढ़ा लिया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी की अभी हाल ही में नारा शहर के भीतर हत्या कर दी गई थी। तो नारा शहर के भीतर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जिनकी हत्या कर दी गई थी। शिंजो आबे के संबंध भारत के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए शिंजो आबे को 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2021 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ जरूरी बात यह है कि वर्तमान में कौन वर्तमान प्रधानमंत्री यहाँ के हैं, तो फूमियो किसीदा वर्तमान में तत्काल समय में जापान के प्रधानमंत्री हैं। ये तमाम बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जरूरी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। खैर चलते, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जापान ने अपना सैन्य खर्च क्यों बढ़ाया, क्या कारण रहे। अगला क्वेश्चन ये है कि हवाई द्वीप की अंतिम राजकुमारी है, उन राजकुमारी का नाम है अबीगैल अवानानकोआ। इन्होंने हाल ही में, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो इन्हीं की पिक्चर है। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। निधन जो हुआ है वो 96 उम्र की एज में इनका निधन हुआ है, 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। किसका, राजकुमारी जी का, अबीगैल जी का। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी हाल ही में चर्चा में रही अबीगैल कवानानकोआ का निधन हुआ, इनका संबंध कहाँ से है, तो उत्तर आएगा हवाई द्वीप की अंतिम राजकुमारी। एक बात ध्यान रखना कि हवाई द्वीप की जो राजमहल है उसे उलानी पैलेस के नाम से भी जानता है। तो ये बात ध्यान रखना कि उलानी पैलेस कहाँ का राजनिवास है या कहाँ का आपका शाही आवास है, तो उत्तर आएगा हवाई
द्वीप का। ध्यान रखना हवाई द्वीप की जो राजधानी है होनालुलु यहाँ वर्तमान में यहाँ की राजधानी है। और साथ ही साथ अभी चर्चा में हवाई द्वीप इसलिए भी रहा था क्योंकि यहाँ का एक एक्टिव जो वोल्केनो है मोना लोआ, तो मोना लोआ अभी इसी दिसंबर महीने के भीतर विस्फोट इसके भीतर देखा गया था। तो मोना लोआ ज्वालामुखी जो कहाँ पर है, तब भी आपका उत्तर आएगा कि ये हवाई द्वीप के भीतर ही आपका मोना लोआ है। तो राजधानी समझ में आ गई। कई बार ऐसा होता है कि कई बार समझ में नहीं आता है कि हवाई द्वीप की स्थिति कहाँ पर है। तो आपको ये देख पा रहे हो, ये आपका उत्तरी अमेरिका का एक मैप है और उत्तरी अमेरिका के भूभाग के जस्ट पश्चिम दिशा में आप अगर देखें तो ये आपको पैसिफिक ओशन अर्थात प्रशांत महासागर के बीचों बाच में या प्रशांत महासागर के से चारों ओर घिरे हुए भाग में आपको ये हवाई द्वीप दिखाई दे रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हवाई द्वीप के बारे में अवस्थिति भी पता चल गई होगी और साथ ही साथ हवाई द्वीप की अंतिम राजकुमारी अबीगैल का जो निधन हुआ उनके बारे में भी जानकारी मिल गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असम ने अभी हाल ही में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया है। देखिए, असम ने अपने राज्य के भीतर पर्यटन को सुधार करने के लिए, चाहे वो गुवाहाटी दर्शन हो या फिर आपका ब्रह्मपुत्र रिवर दर्शन हो या नामेरी हो या बहुत सारी चीज़ें और भी हैं असम के भीतर पर्यटन संबंधित, उनको क्या किया हुआ है, उद्योग का दर्जा दे दिया है। इससे दो लाभ होते हैं। पहला लाभ ये होता है कि एक तो राज्य के भीतर पर्यटन में सुधार होना शुरू हो जाते हैं और दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि पर्यटन के अंदर रोजगार जैसी सेवाओं को वृद्धि मिल जाती है या रोजगार जैसी व्यवस्थाओं को बड़ा बल मिलता है। इसलिए असम ने अभी हाल ही में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि भारत का पहला राज्य कौन था जिसने ऐसा दर्जा दिया था, तो पहला राज्य था केरला। केरल पहला राज्य था भारत का जिसने क्या किया था, उद्योग को दर्जा दिया था या उद्योग का दर्जा दिया था। रिसेंटली अभी दो राज्य चर्चा में रहे थे, एक तो राजस्थान चर्चा में रहा था और इसके अलावा उत्तराखंड, जिन्होंने अभी हाल ही में क्या दिया था, उद्योग को अपनी या पर्यटन को अपना उद्योग का दर्जा दिया हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण श्रेणी में जाएगा कि अभी हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने, पूर्वोत्तर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए, ये इस मैप से मुझे एक बात याद आई, ध्यान रखना कि आपका जो असम है, असम अब मध्य प्रदेश के बाद भारत का दूसरा ऐसा राज्य बन गया जिसके पास सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। कितने नेशनल पार्क हैं टोटल? और टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। ये बात ध्यान रखना कि असम के भीतर टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। और असम के भीतर ही भारत का सबसे बड़ा नदीपोत, भारत का सबसे बड़ा नदी कार्गो शिप, भारत का सबसे बड़ा नदी कार्गो शिप, उसका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। नदी कार्गो शिप राम प्रसाद बिस्मिल का संचालन भी इसी ब्रह्मपुत्र नदी में किया गया। तो ध्यान रखना कि सबसे बड़ी नदी कार्गो शिप का नाम क्या था, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर रखा गया था। राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर इसका नाम रखा गया था, जो कि ब्रह्मपुत्र के भीतर ही संचालित किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है, उसका नाम है माजुली। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये बात ध्यान रखना कि माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है और ये असम के भीतर ही स्थित है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको जानकारी रहेगी। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर के सीईओ पद से एलन मस्क ने अभी हाल ही में क्या दे दिया है, इस्तीफा देने की बात करी गई। इन्होंने अभी हाल ही में ऑनलाइन ही जनमत संग्रह कराया और जनमत संग्रह में देखा ये कि 55% के आसपास या ऐसा कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा लोग ऐसा चाह रहे थे कि ये एलन मस्क जो हैं, एलन मस्क ट्विटर के सीईओ ना रहें। देखिए, आपको बहुत जल्द पहले से पता होगा कि ट्विटर को हाल ही में एलन मस्क ने एक समझौता किया और इसे खरीद लिया था और इसके जो सीईओ थे वो भारतवंशी थे, उनका नाम था पराग अग्रवाल। तो पराग अग्रवाल को इनके संबंध अच्छे नहीं रहे, इसलिए पराग अग्रवाल को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो पराग अग्रवाल के बाद अपना स्वयं ही ट्विटर के सीईओ बन गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा एलन मस्क स्पेस एक्स निजी कंपनी है उसका संचालन करते हैं, स्पेस एक्स। इसके अलावा टेस्ला है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर वाहन निर्माता कंपनी है और इसके साथ ही साथ पेपाल जो कि ऑनलाइन भुगतान कंपनी है, इसके मालिक भी आपके एलन मस्क ही हैं। और एलन मस्क को 2021 का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप से सम्मानित किया गया था। 2022 के लिए भी हाल ही में व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है। ट्विटर की स्थापना की बात करूं तो ट्विटर की स्थापना सन 2006 में की गई थी। उन दिनों में इसका जो प्रतीक चिन्ह था ठीक इसके अपोजिट था, बाकायदा चिड़िया के पैर थे और बायावर्त या कह सकते हैं लेफ्ट साइड देखा करती थी। खैर, ये तो बातें हो गई। अगला क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड के रेहान अहमद, जो आप ये पिक्चर देख पा रहे हो यही है रेहान अहमद, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने डेब्यू मैच के दौरान ही 5 विकेट ले लिए हैं। किसके खिलाफ लिए हैं, तो ध्यान रखना इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच विकेट लिए हुए 5, डेब्यू मैच में ही 5 विकेट ले लिए। एक तो इंपॉर्टेंट ये है, कहाँ संबंध है, इंग्लैंड के। नाम क्या है, रेहान अहमद। आईसीसी ने एक बात और डेटा जारी किया है, आईसीसी ने कहा कि सबसे कम आयु में 5 विकेट लेकर के डेब्यू लेने वाले
पहले खिलाड़ी बन गए हैं सबसे कम आयु में। कौन? आपको ये पहला रिकॉर्ड दिखाई हुआ है, रेहान अहमद 2022 वर्सेस पाकिस्तान। कहाँ? कराची के भीतर। 18 साल 126 दिन के हैं। इससे पहले यह कीर्तिमान था, ये पैट कमिंग्स के नाम पर था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने रिकॉर्ड को बनाया हुआ था पैट कमिंग्स ने, जोहान्सबर्ग में। 18 साल 193 दिन के थे, यानी कि कुछ दिन ये छोटे हैं, ऐसे कह सकते हैं कुछ दिन छोटे हैं रेहान अहमद। इसके अलावा तीसरे स्थान पर थे शाहिद अफरीदी, चौथे स्थान पर थे नईम हसन, और साथ ही साथ पाँचवें स्थान पर भी पाकिस्तानी गेंदबाज शाहिद नज़ीर। ये 1996 का काफ़ी पुराना रिकॉर्ड है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने इंग्लैंड के ही हैं, रेहान अहमद, इन्होंने टेस्ट डेब्यू मैच के दौरान ही 5 विकेट लिए, सबसे कम आयु के खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के, जो ये आप देख पा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य पड़ता है इस श्रेणी में। इस राज्य का नाम है क्वींसलैंड। तो क्वींसलैंड के ठीक समानांतर आपकी स्थित है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। इस ग्रेट बैरियर रीफ को जो कोरल लार्वा होता है, इसे कहते हैं सेलेंट्रेटा प्यूपा। तो सेलेंट्रेटा जो प्यूपा है, इसको जमाने के लिए अभी हाल ही में क्या कर दी है, वैज्ञानिक वर्ग ने सफलता प्राप्त की है। जमाने की जो व्यवस्था को कहा गया है क्रायोमेस। तो ये क्रायोमेस एक प्रकार की तकनीकी है, क्रायोमेस एक प्रकार की तकनीकी है, और इस तकनीकी के माध्यम से -196 डिग्री सेल्सियस तापमान तक की जमा किया जा सकता है, या इतना तापमान बनाया जा सकता है। इस तापमान से लावा का जो गर्मी है, या ऐसे कह सकते हैं दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो हीट के प्रोसेस बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो आपका लार्वा है या कह सकते हैं कोरल है, वो पिघल रहे हैं। कोरल को बचाने के लिए इस तकनीकी का निर्माण किया है वैज्ञानिक वर्ग ने, इसका नाम है क्रायोमेस। तो आपको ध्यान में रखना है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है दुनिया में सबसे बड़ी मूंगा चट्टानें हैं, ये आपको पता है, दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टानें हैं। और साथ ही साथ इनकी आकृति इतनी बड़ी है कि इटली के समानांतर, जो इटली पूरा देश है, इटली के बराबर इनकी लंबाई और चौड़ाई है। दूसरी बात, इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है आपका? पानी का बागीचा। तो ध्यान रखना कि पानी का बागीचे के नाम से किसे जाना जाता है? तो पानी के बागीचे के नाम से इसे ही जाना जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ का। ये कहाँ स्थित है? तो उत्तर आता है प्रशांत महासागर के भाग में स्थित है। और साथ ही साथ अगर पूछे कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तरी भाग में, या क्वींसलैंड राज्य के समानांतर ये स्थित है। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।